नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नेशनल और स्टेट हाईवेज के 500 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री पर पाबंदी लगा दी थी, जिससे शराब के कारोबारियों और होटल इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया है। याचिका में दलील दी गई थी कि इन सड़कों के किनारे दुकानों पर शराब के सेवन से हाईवे पर सड़क हादसे बढ़ रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बाद कई राज्य सरकारें हाईवे को सामान्य सड़क का दर्जा देने के आदेश जारी कर रही हैं ताकि राजस्व को होने वाले भारी नुकसान से बचाया जा सके। एक अनुमान के मुताबिक इस फैसले से 50,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा। कई लोग इसे न्यायपालिका की अति सक्रियता या जुडिशियल ओवररीच का मामला भी बता रहे हैं। कई राज्य सरकारें केंद्र से इस मामले में दखल की मांग भी कर रही हैं। हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि आखिर कितना जायज़ और व्यवहारिक है सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला और केंद्र सरकार के पास आखिर क्या विकल्प है इसमें दखल देने के लिए। मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं फिलहाल इस मुद्दे पर चर्चा के लिए। विकास सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। दूसरे खास मेहमान मेरे साथ सईद एम शेरवानी हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं FHRAI के, और साथ ही दो खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मनीष छिब्बर हैं, चीफ ऑफ ब्यूरो हैं इंडियन एक्सप्रेस के, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कानूनी मामलों की जानकारी रखते हैं, और साथ ही सुविदत सुंदरम हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले विकास सिंह जी, मैं आपके जरिए इसको समझना चाहती हूँ, इसका कानूनी पहलू सबसे पहले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ ये पहुंचा है हम तक। अब सबसे बड़ी बात, जो नई बात सामने आ रही है, वो ये कि दरअसल इस पूरे ऑर्डर को समझने में और पढ़ने में भूल हुई है। दरअसल ये शराब के ठेकों के लिए बना था, ना कि रेस्टोरेंट में और होटल्स में जो पब्स या बार्स होते हैं। क्या ये सही बात है? देखिए, ऐसा इनिशियली अटॉर्नी जनरल ने भी ओपिनियन दिया था कि ये जो फैसला है ये सिर्फ ठेकों के लिए है और रेस्टोरेंट्स और बार्स, होटल के बार्स पे अप्लाई नहीं करेगा। और इसी बुनियाद पे सारे होटल वालों ने एक एप्लीकेशन डाला था सुप्रीम कोर्ट में, और ये कहते हुए कि इनको बार्स को और रेस्टोरेंट्स को जो हाईवेज पे हैं या 5 स्टार होटल्स हैं उनको एग्जेम्प्ट किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। इसलिए अगर वैसे कानूनी तौर पे देखा जाए तो जजमेंट जो है वो सब पे बाध्य होगा। लेकिन मेरा जो एक कहना है वो जरा ज़्यादा फंडामेंटल है कि ये एक मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के दायरे के बाहर का मामला है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इस तरह की रूलिंग दे ही नहीं सकता था। अगर सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई ऐसा रिपोर्ट उसके सामने आया भी होता जिसमें ये देखा गया होता कि ड्रंकिंग ड्राइविंग से एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, तो उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट मैक्सिमम सरकार के पास भेज सकता था कि इस रिपोर्ट को आप कंसिडर करें, और अगर आपने कंसिडर नहीं किया है ऑलरेडी, कंसिडर करें और देखें कि इस रिपोर्ट के बुनियाद पर कोई एक्शन लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। देखिए, जो ठेके के जो लोकेशन का जो इशू होता है वो दो ही जगह में सिर्फ बाध्य होता है। एक तो होता है जहां स्कूल्स के बगल में, क्योंकि वहां बच्चे पढ़ते हैं, तो बच्चों के हाथ में अगर शराब लग जाए स्कूल के बगल में होगा तो वो उनको एक उनका समझ नहीं है, उनको एक नुकसान हो सकता है। और दूसरा है रिलीजियस प्लेसेस के पास में। तीसरा है डोमेस्टिक रेजिडेंशियल कॉलोनीज के अंदर। ये इनके अलावा कहीं भी ठेकों पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इनफैक्ट कमर्शियल एरियाज में हर जगह होना चाहिए, और ऐसी कोई भी स्टडी इस्टेब्लिश नहीं कर सकती है कि आप ये ठेका हटा देंगे और जो पीने वाला है वो अगर उठा करके बोतल अपने गाड़ी में ही रख लेगा तो उससे एक्सीडेंट होने का क्या चांस होगा। इस तरह की चीज़ पे कोई स्टडी अभी नहीं है। इसलिए ये क्लियर कट जुडिशियल ओवररीच है। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में पढ़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, और अगर पड़ा है तो इसका उपाय स्टेट गवर्नमेंट निकाल रहे हैं। वन ऑफ द वेज इज कि सारे हाईवेज को डी नोटिफाई कर दिया जाए, बिकॉज हाईवे को अगर आप देखिए, हाईवे जो है कायदे से स्टार्ट होना चाहिए म्युनिसिपल लिमिट के बाद। अगर कोई हाईवे डिक्लेयर्ड शहर के अंदर आ रहा है तो वो भी गलत है। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट का इंटेंशन है वो इंटेंशन भी पूरी तरह से एस्टैब्लिश होता है अगर आप हाईवे का डिक्लेरेशन म्युनिसिपल लिमिट के बाद ही सिर्फ माने। इशू अराइज करेगा उस हाईवे के मेंटेनेंस का, वो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट में वर्कआउट कर सकते हैं, हाईवे अथॉरिटी में, म्युनिसिपल अथॉरिटी में मिल करके कि कौन इसको मेंटेन करेगा। जी। लेकिन कायदे से ये जजमेंट किसी भी हाल पे म्युनिसिपल लिमिट के अंदर के हाईवे पर अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। और उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल अपने राइट में है
कि वो हाईवेज को डीनोटिफाई। लेकिन विकास सिंह जी, इस परेशानी की बात यह है कि शायद इससे मामला हल ना हो अगर वो डीनोटिफाई भी कर दें और आम सड़क भी बना दें। अगर हाईवेज को, चाहे वो नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवेज हो, तब भी जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो सीधे तौर पर अगर नेशनल हाईवे हट जाता है और वो राज्य सरकार के अंडर आ जाता है तो उसका खर्चा भी कई गुना हो जाएगा जो राज्य सरकारों को वहन करना पड़ेगा। बल्कि यहाँ एक स्टडी है वो ये भी बता रही है कि दरअसल जो शराब की बिक्री से जो रेवेन्यू मिलता है राज्य सरकार को वो दरअसल कम है बनिस्बत उसके कि जो हाईवेज के मेंटेनेंस का खर्चा उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो क्या ये लॉन्ग टर्म में इसको एक कोई सोल्यूशन माना जाए? सुविदत सुंदरम जी, ये बताइए फिलहाल कि सीधे तौर पर विकास सिंह कह रहे हैं कि दरअसल ये जुडिशियल ओवररीच का मामला है, अब कानूनी ऑप्शंस हमारे पास क्या हैं, केंद्र सरकार क्या कर सकती है? देखो, ये जुडिशियल ओवररीच ही नहीं है, क्योंकि जो जुडिशरी ने सुप्रीम कोर्ट के अभी जो जजमेंट हुआ है इट इज़ विद इन द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 142, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारा स्टडीज़ के मुताबिक ऐसा एक जजमेंट पास किया है। एक तो NRSC, दैट इज़ नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल, जो सेक्शन 215 ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट के हिसाब से बनाए एक एपेक्स बॉडी है। उन लोगों ने बहुत रिसर्च करके डाटास वगैरह निकाला है और उसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट किया है। मैं एक या दो स्टैटिस्टिक्स में आपको बताना चाहता हूँ। 2012 में 48,768 रोड एक्सीडेंट्स हुआ है 2012 में। 2014 में 1.24 लाख एक्सीडेंट्स हुए हैं, केसेस रिपोर्टेड है। और 2015 में 51,204 रोड एक्सीडेंट्स और मर गए लोग। और ये सब वर्डिक्ट में जो दिसंबर 15 2016 में जो वर्डिक्ट पास किया उसमें रिफ्लेक्टेड है। ये सब मैं जजमेंट से ही पढ़ रहा हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा सिंपली दे डोंट कम विद ए जजमेंट, दे हैव प्रॉपर्ली लुक्ड। लेकिन विकास सिंह जी जो कह रहे हैं उनकी बात पर आप क्या कहना चाहते हैं? वो सीधे तौर पर जी, इट इज नॉट एट ऑल एन ओवररीच, इट इज नॉट। आपको नहीं लगता? आपको लगता है कि कोर्ट अपने राइट में है, दे वेल विद इन देयर राइट, जिस तरह का वो अभी उन्होंने दिया है ऑर्डर? जो भी पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेके आया है उसको टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को सबको बोल दिया है कि जो हाईवे के बिसाइड्स में जो भी लिकर वैन्स है, रिटेल आउटलेट्स है, उसको सबको शट डाउन करना है। और ये एक या दो दिन का मतलब 2 साल से हुआ नहीं है, दिस हैज बीन देयर फॉर मोर देन ए डिकेड, 2004 से 2007। इससे पहले कि मनीष शिबर जी की तरफ जाऊं, मेरे साथ सईद शेरवानी इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। वो फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और फिलहाल रेस्टोरेंट मालिक जो हैं वो क्या सोच रहे हैं ये उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सईद शेरवानी साहब, ये बताइए फिलहाल कि मैंने खुद देखा कि बाजार जो हैं, जो महत्वपूर्ण यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर्स हैं, वहाँ बड़े बड़े होटल्स, 5 स्टार होटल्स उसमें तमाम बंद पड़े हैं। वहाँ जो पब्स हैं, रेस्टोरेंट्स भी बंद हो गए हैं। फिलहाल किस तरह के ऑप्शंस, किस विकल्प की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं? क्या करेंगे अभी रेस्टोरेंट्स के मालिक? देखिए, रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं और होटल के जो मालिक हैं, हम लोग हमारे जो एसोसिएशंस हैं, हम लोग अपनी मीटिंग कर रहे हैं, हम राय ले रहे हैं। एक क्लैरिफिकेशन ये था कि इसमें तो हम पहले शामिल भी नहीं थे। जो ओरिजिनल रिट दाखिल किया गया था वो वेंड्स के ख़िलाफ़ था और उसमें होटल और रेस्टोरेंट्स को इन्वॉल्व कर दिया गया है। मैं 2 बातें सिर्फ कहना चाहूँगा कि जो स्टेटिस्टिक्स अभी पढ़ी जा रही थी, जो एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स की स्टेटिस्टिक्स थी, उसमें सिर्फ 3% एक्सीडेंट जो हैं वो ड्रंकन ड्राइविंग की वजह से हैं और 97% जो एक्सीडेंट्स और फैटेलिटीज़ होती हैं वो ओवर स्पीडिंग या ट्रक के ओवरलोडिंग से होती हैं। मैं समझता हूँ ये बैन करने के बजाय अगर स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट अगेंस्ट ड्रंकन ड्राइविंग की जाए तो उसका ज़्यादा असर होगा। दूसरी बात यह है कि होटल्स, आप सरकार ज़मीनें देती है, होटल्स बनते हैं, एक दिन में बनते नहीं, 2-2, 3-3, 4 साल लगते हैं, 10-15 साल से चल रहे थे और अब ये जो रूलिंग आई है इसके वजह से उनको एकदम से अपना काम रोकना पड़ा है, जिससे कि पूरे देश में और बाहर के भी मुल्कों में हम इसका असर पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो छवि जाएगी वो जो ये इंटरनेशनल फंक्शंस हमारे यहाँ होते हैं, एग्जीबिशंस होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, ये उन सब पे असर पड़ता है।
आज मैं ये समझता हूँ अगर दिल्ली के हाईवेज़ की आप बात करें तो वहाँ शादियाँ अगर होती हैं या कॉन्फ्रेंसेस होते हैं तो वो दिल्ली के लोगों को वहाँ करते हैं। मैं ये नहीं समझता कि एक 500 मीटर की दूरी पे अगर आपने ये एक होटल है और एक जो है वो 400 मीटर पे है तो उनके दोनों के बीच का जो कंपटीशन है वो भी बहुत एक वन साइडेड हो जाता है, क्योंकि एक जगह आपको शराब मिलेगी और 100 मीटर दूर जाके आपको शराब नहीं मिलेगी। इससे जो पीने ही वाला है और जो नहीं पीना चाहता है तो 500 मीटर दूर उसको जाके शराब खरीद के पीने में, और एक अपने 1000 किलोमीटर की अगर वो जर्नी कर रहा है तो उसमें क्या उसको दिक्कत होगी कि 500 मीटर जाके वो शराब खरीद। लेकिन सही शेरवानी साहब, मैं ये भी जानना चाहती हूँ आपसे, ये भी जानना चाहती हूँ कि सही शेरवानी साहब अपने स्पेस में, जी हाँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट जिस तरह से डी नोटिफाई कर रही हैं नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज का दर्जा उनसे हटा रही हैं, क्या आपको लगता है ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो सकता है? क्या इससे रेस्टोरेंट जो मालिक हैं उनकी जो बेरोजगारी की जो समस्या आ रही है, बताया जा रहा है कि 10 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, क्या आपको लगता है कि ये कोई हल हो सकता है? क्या ये आपके लिए फिजिबल है? मैं समझता हूं कि एक हल हो सकता है, क्योंकि जैसे कि अभी विकास सिंह जी ने बताया कि हमारे शहर जिस तरह से बड़े हुए हैं और जिस तरह से हाईवे शहर के अंदर से जाते हैं, वहीं पे आज आप अगर ज़मीनों की कीमत देखें तो एक अच्छा होटल, बड़ा होटल आज के ज़माने पे एक शहर के लिमिट के अंदर, मगर शहर बीच शहर से थोड़े दूर पे ही बनता है। और अगर ये हाईवेज़ पे जो रेस्टोरेंट्स हैं जो सिटी लिमिट्स के अंदर हैं और होटल जो सिटी लिमिट्स के अंदर हैं, उन्हें तो कम से कम मैं समझता हूं कि बिल्कुल ही इस ऑर्डर से अलग कर देना चाहिए था। जी मनीष शिबर, आप किस नज़रिए से देखते हैं इस पूरे मामले को? वो ये भी कह रहे हैं कि सिवा बजाय इसके कि सब भी देखें हम, ज़ाहिर नौकरियों का सवाल खासकर ऐसे वक्त में जबकि मंदी का आलम हो, इसके अलावा जितना रेवेन्यू लॉस हो रहा है गवर्नमेंट को, इसके अलावा वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी एक जो भारत की छवि है कहीं ना कहीं वो भी ख़राब होती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि परेशानी तो बढ़ेगी। एक छवि है। अब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस की शेरवानी साहब ने बात की, बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात को कि अब इंटरनेशनल अब अमेरिकन प्रेसिडेंट आएंगे तो ऐसा तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि वो आए और उनकी टीम आए और वो यहाँ बैठ के, क्योंकि हम लोग शराब नहीं उस होटल में प्रोवाइड करने दे रहे तो वो मना हो। तो मुझे लगता है ये कुछ ज़्यादा है जुडिशियल ओवररीच। लेकिन इसको एक कहीं ना कहीं एक नैतिक तरीके से भी देखने की कोशिश की जा रही है कि शराब नहीं बिके तो अच्छा है। उत्तर प्रदेश से मैं कई रिपोर्ट्स इस तरह की देख रही थी कि महिलाएं सड़कों पर आई हैं, योगी सरकार से कह रही हैं कि आप शराब बंद कर दीजिए। शराबबंदी पे आज से बहस नहीं हो रही है, काफ़ी सालों से हो रही है, अंग्रेज़ों के टाइम से हो रही है। इस पे इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हुआ है हमारा इंडिपेंडेंस का, उसमें इसका शामिल था। लेकिन मेरा कहने का मतलब है ये फिर आप सरप्टिशियसली पिछले बैकडोर से क्यों कर रहे हैं? गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, ये चाहे तो कर सकती है, लेकिन क्योंकि एक्साइज रेवेन्यू जो है ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए, अगर वही बंद हो जाएगा तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। क्योंकि जो डेटा है, इनफैक्ट मैं शेरवानी साहब को दुरुस्त करना चाहूँगा कि 3% नहीं, एनसीआरबी का डेटा है, इंडियन एक्सप्रेस में आज हमने स्टोरी की है, मैंने देखी खबर कि वो 1.5% है बिल्कुल। और सबसे ज्यादा ओवर स्पीडिंग से हो रहा है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जरूरत है कि स्पीड गवर्नर्स लगने चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि स्पीड गवर्नर्स जिन गाड़ियों में नहीं लगे वो गाड़ी सड़क पे नहीं आएगी। अभी भी चल रही है 200 आपकी जितनी नई गाड़ियां वो 150-200 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलती है। तो मेरा कहने का मतलब है कोई नी जर्क रिएक्शन सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ऐसा होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को एक ओवरऑल सिनेरियो देखना पड़ता है कि रेवेन्यू है, इसमें लोगों की नौकरियां हैं और सोच चीज़ें हो रहे हैं। अब सडनली आप स्टेट गवर्नमेंट से एक मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू उनका बाहर ले रहे हैं, तो आप उसके बदले में क्या दे रहे हैं? आप सेंटर तो उसकी भरपाई नहीं करेगा। तो मेरे को लगता है कि ये जुडिशियल ओवररीच से ज़्यादा ये है कि किसी लेवल पे हम लोगों के जो, अब जैसे मैं शराब नहीं पीता हूँ, मैं चाहूँगा कि शराब बंदी हो लेकिन मैं कभी इसका समर्थन नहीं करता, क्योंकि ये जो पी रहा है उसका हक है, अगर कानून अलाउ कर रहा है। एक लोकतंत्र में जो है विकल्प का होना बहुत जरूरी है। और दूसरा ये कानून अलाउ कर रहा है ना, अगर गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट का लगता है शराब पीना गलत है तो एक गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे दे, मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट मानेगी, या सरकार अगर अपने लेवल पे चाहे वो कह दे आज से हम प्रोहिबिशन कर रहे हैं। कई स्टेट्स ने किया है, गुजरात ने किया है, लेकिन
क्या गुजरात में ड्रंकन ड्राइविंग के केसेस उस प्रोहिबिशन के बाद बिल्कुल जीरो हो गए? बिल्कुल नहीं हुआ। बल्कि यहाँ रिपोर्ट जो मैं पढ़ रही हूँ वो तो दरअसल दूसरी तरफ दलीलें दे रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है। ये अपने आप में काफ़ी जटिल, काफ़ी कॉम्प्लेक्स मामला है। सुविदित सुंदरम, चूंकि दोनों मेहमान यहाँ आपसे असहमत हैं, डिसएग्री कर रहे हैं, मैं आपसे ही समझना चाहती हूँ कि जो आप आंकड़े दे रहे हैं दरअसल ये भी आप ही कह रहे हैं, फिलहाल मनीष छिब्बर, सईद शेरवानी भी ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो मामले हैं जो सड़क हादसे के हैं, रोड एक्सीडेंट्स के हैं, वो दरअसल शराब पीकर हादसे के नहीं हैं बल्कि ज़्यादा स्पीड से हैं या दूसरी वजहों के तहत हैं। तो ये दलील तो यहाँ पर ध्वस्त हो जाती है। देखो एक्चुअली ये जो लिक्वर की मामला है ये प्राइवेट इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक साइड पे ये जो प्राइवेट लिक्वर वेंडर्स हैं, पर पब्लिक इंटरेस्ट जो है, पब्लिक इंटरेस्ट प्राइवेट इंटरेस्ट के ऊपर है। मीन्स पब्लिक इंटरेस्ट विल प्रिडोमिनेट प्राइवेट इंटरेस्ट, नो डाउट, ठीक है। तो इसके वजह से जो लेजिस्लेटिव इंटेंट है, जो कानून जिन लोगों ने बनाया है, इट्स वेरी क्लियर। मोटर व्हीकल्स एक्ट में सेक्शन 185 क्लियरली स्टेट करते हैं कि जो भी मतलब दारू पी के ड्राइविंग कर लो उसको पेनलाइज करेंगे। मतलब एनी पर्सन हु ड्राइव्स आफ्टर ड्रिंकिंग अल्कोहल ही विल बी प्रोसिक्यूटेड। मतलब उसमें कड़ी मतलब सज़ा मिलेंगे। तो एक साइड पे वो एक्ट है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ही बनाया है, वरना अगर प्राइवेट इंटरेस्ट की बात करेंगे तो वो एक्ट हमारे दुनिया मतलब कंट्री में नहीं होगी। सही शेरवानी कह रहे हैं कि जिसको शराब पीनी होगी 500 मीटर से थोड़ा सा आगे बढ़ के वहां जाके कर लेगा, 750 मीटर चला जाएगा। देखो एक नज़रिया से देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट को हर इश्यूज़ में मतलब एक फाइनल क्वाइटस नहीं डाल सकते, मतलब एक एंड तो नहीं डाल सकते। कहीं ना कहीं हम वी कैन स्टार्ट कमिंग विद द रेस्ट्रिक्शन। तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ रेस्ट्रिक्शन है। और तो एक क्या और बात, आप सपोर्ट करेंगे कि पूरी तरीके से प्रोहिबिशन हो जाए, जिस तरह से मनीष छिब्बर कह रहे हैं कि आपको इनडायरेक्टली आने की जरूरत नहीं है, प्रोहिबिट कर दीजिए शराब पीना? देखो अगर आप केरला स्टेट के एग्जाम्पल ले लेंगे तो वहाँ यूडीएफ गवर्नमेंट 20 साल से पहले अरैक प्रोहिबिशन किया, फिर 2 स्टार होटल्स, बार होटल्स को प्रोहिबिट किया, फिर लाइसेंस वगैरह देना मना किया, फिर 3 स्टार। अभी 2015 में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो लिक्वर पॉलिसी, आबकारी पॉलिसी केरला का जो यूडीएफ गवर्नमेंट उस टाइम पे थे उन लोगों का आबकारी पॉलिसी को अपहेल किया, बोल के कि 4 स्टार बार होटल्स है उसको भी प्रोहिबिट कर लो। मतलब ये स्टेज बाय स्टेज हम प्रोहिबिट करते जा रहे हैं। वैसे भी ये जो स्टेप सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, दिस इज़ ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ स्टेपिंग स्टोन। मतलब यानी आप ये कह रहे हैं कि इसके बाद जो है सिर्फ ये रोड का मामला है, उसके बाद आगे बढ़कर और भी शराबबंदी के कदम उठाए जाएंगे, ये कह रहे हैं आप? मैं जो रीज़न बताना चाहता हूँ, अभी मैंने आपको मोटर व्हीकल्स का एक्ट का एक सेक्शन बताया क्योंकि वो ड्रंक एंड ड्राइविंग पेनलाइजिंग है। प्राइमरी थिंग ये है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 47 क्लियरली स्टेट करते हैं कि लिक्वर प्रोहिबिशन करना पड़ेगा स्टेट्स को, और वो जब भी मतलब सर्कमस्टांसेस प्रॉपरली होगा तो कर रहे हैं ऐसा वो डेफिनेटली स्टेट हैज टू टेक एन एक्शन। कहना चाह रहे हैं कि बात भी महत्वपूर्ण है। हाँ, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दे आर नॉट बाइंडिंग। वो ठीक है, इट्स नॉट जस्टिफाइबल स्टिल इन अ स्टेट वेयर एवरीथिंग इज वंडरफुल, वो भी हो सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप कह रहे हैं ड्रंकन ड्राइविंग है तो आप कानून सख्त कीजिए ना। आप कह दीजिए अगर किसी का ड्रंकन ड्राइविंग का चालान होता है उसका लाइसेंस हम अगले 5 साल के लिए, बाहर के देशों मुल्कों में होता है, इतना ज़्यादा चालान होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में कानून तोड़ना अब एक इज्जत की बात हो गई है, क्योंकि शौक बन गया है। क्योंकि लोग, आप देखिए जितने लोग सड़क के सीधी तरफ गाड़ी चला रहे हैं उससे ज़्यादा लोग सड़क के उल्टी तरफ गाड़ी चला रहे होते। तो आज तक हम इसको तो कंट्रोल कर नहीं पाए। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि आप में ड्रंकन ड्राइविंग को निपटना है, आप कह दीजिए स्टेट की जिम्मेवारी है कि आप ड्रंकन ड्राइविंग पे चेक करेंगे और कानून में बदलाव कीजिए। अभी यूनियन मिनिस्ट्री जो मॉर्थ है, रोड्स मिनिस्ट्री है, वो अपना नया ड्राफ्ट उन लोगों ने सर्कुलेट किया, हम लोगों ने थोड़े दिन पहले लिखा भी है। उसमें एक कानून ये भी डालिए कि अगर आप ड्रंकन ड्राइविंग से एक्सीडेंट होता है या किसी की मौत आती है तो इट विल बी कल्पेबल होमिसाइड, और आपको 302 में इट विल बी टेंटामाउंट टू मर्डर। तो आप ऐसे कानून सख्त कीजिए ना। अब क्या होगा, जो शेरवानी साहब ने भी कहा और मैं इससे मुत्फिक हूँ, मुझे लगता है अब क्या है, जो आधा किलोमीटर जा रहा है अब वो 1 किलोमीटर जाएगा। और होगा क्या
कि जैसे मैं नोएडा में हमारा ऑफिस है, मैं कई बार ऑफिस के आसपास देखता हूँ लोग गाड़ियों में रख के शराब बेच रहे हैं। तो आज तक इसको तो हम कंट्रोल कर नहीं पाए, तो ये कहाँ से करेंगे? तो विकास सिंह जी, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि सड़कों के नाम बदलने से अगर वो शराबबंदी हो जाएगी तो वो तो सुप्रीम कोर्ट लेकिन क्या आपको लगता है इस दलील में दम है कि वाकई उसका मेंटेनेंस जो है वो दरअसल ज्यादा हो जाएगा बजाय इसके कि जो रेवेन्यू मिलता है? और दूसरा ज्यादा भी हो जाएगा और रेवेन्यू आपका कम हो जाएगा। तो आप क्या मतलब किस तरह से उस जो भरपाई है उसको कैसे करेंगे? विकास सिंह जी, मैं चाहती हूँ कि जो सुविधा सुंदरम ने जो दलीलें दी हैं आप उसका भी जवाब दीजिए। वो ये भी कह रहे हैं कि दरअसल खासतौर से जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसमें साफ तौर पर लिखा है कि जब भी हालात उचित नजर आए ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बन जाती है या सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि शराब पे धीरे धीरे पाबंदी लगाकर खत्म कर दिया जाए। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स का मामला है, ये ड्रंकन ड्राइविंग का मामला है जो कि दरअसल पूरे हादसों का 1.5% है, या आपको लगता है कि शराबबंदी की दिशा में एक कदम भी हो सकता है? देखिए, शराबबंदी के दिशा में अगर एक कदम उठाना भी है तो मेरे हिसाब से ये कदम सरकार ही उठा सकती है, कोर्ट नहीं उठा सकती। कोर्ट ने तो बड़े सुप्रीम कोर्ट के बहुत रूलिंग है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जस्टिसिएबल है ही नहीं। कोर्ट से आप कोई ऑर्डर नहीं कह सकते, या फंडामेंटल राइट का आप जस्टिसिएबल मांग सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आप जस्टिसिएबल नहीं है। कोर्ट के माध्यम से आप कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इन्फोर्स नहीं कर सकते। इसमें एक बड़ा और सीरियस मामला है, जो लोग इस ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, जो इस बिजनेस को कर रहे हैं, अगर आप टोटल प्रोहिबिशन लगा दीजिए जो कि स्टेट की पॉलिसी है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई ये ट्रेड जो है ये नॉर्मल कॉमर्स का ट्रेड नहीं है, इसलिए इसमें आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं हो सकता या कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर तो प्रोहिबिशन तो लगा नहीं है। अगर प्रोहिबिशन नहीं लगा है तब सारे फंडामेंटल राइट्स जो इस बिजनेस में हैं उनके पास अवेलेबल है। अब आप देखिए इस ऑर्डर से क्या हो रहा है, आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल को सॉर्ट ऑफ इन्फोर्स करने के एफर्ट में या उस दिशा में आप किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं। जो आदमी उस बिजनेस में एक अपने सही तरीके से बिजनेस कर रहा है, उस बिजनेस के जो भी तौर तरीके हैं उनको मान रहा है और उस बिजनेस को अच्छी तरह से चला रहा है, उस बिजनेस को आपको सडनली रोक दिया। अगर सरकार इस तरह से अब्रप्टली अगर ये बिजनेस इस तरह से रोक देती कि भाई आज से आप बंद कर दो हाईवे पे, तो यही कोर्ट उस डिसीजन को क्वैश कर देता क्या है कि भाई आपने प्रोहिबिशन तो लगाया नहीं है, तो आप सडनली हाईवे पे कैसे बंद कर सकते हैं। और कोर्ट खुद जो कर दे, जो कि वो कोर्ट कभी जस्टिफाई नहीं करेगा सरकार के एक्शन को, वो कोर्ट खुद उस गलती को कर रहा है। देखिए, आप जो कहते हैं कि शराब पीने से एक्सीडेंट होता है, छिब्बर साहब ने स्टैटिस्टिक्स बताया कि 1.5% में हो रहा है। उस 1.5% में भी क्या स्टैटिस्टिक्स है कि उसमें से कितनों ने शराब हाईवे पे पी थी और कितनों ने शराब घर पे पी थी और पी के करके एक्सीडेंट किया। बिल्कुल। शराब जो हाईवे पे पी रहा है उसको चूंकि मालूम है कि वो रोड पे है, देखिए जान तो उसकी भी जा सकती है ना, दूसरे की जान जाएगी तो उसकी भी जा सकती है। जो हाईवे पे पी रहा है उसको मेरे ख्याल से ज्यादा इस बात का एहसास है कि भाई ये शराब मेरे को भारी पड़ सकता है, मेरी इसमें जान जा सकती है। जो शराब घर में पी रहा है या दूर पी रहा है हाईवे से, वो हाईवे की नहीं सोचता, वो हाईवे उसके लिए इंसिडेंटल है कि हाईवे पे आ गया, बाद में एक्सीडेंट हो गया। तो जो 1.5% का भी अगर आप फर्दर एनालिसिस कीजिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि 1.5% में शायद 1% से ज्यादा ऐसे लोग होंगे जिन्होंने शराब हाईवे से हट के पी थी। अब आप देखिए, जब आप हाईवे पे आपने शराब हटा दी तो जो पीने वाला है, एडल्ट है, वो आखिरी सवाल में सही शेरवानी से लेना चाहती हूँ, मेरे पास बिल्कुल समय समाप्त हो गया है और जिसको मालूम है कि हाईवे पे नहीं मिलेगा, महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है, माफ कीजिएगा समय समाप्त हो रहा है। सही शेरवानी जी, एक आखिरी सवाल जो पूछना चाहती हूँ वो ये कि अगर ये मान लिया जाए कि अदालत का जो ये कदम है, हालांकि विकास सिंह कह रहे हैं कि ये सरकार की तरफ से आना चाहिए, लेकिन अगर ये प्रोहिबिशन की तरफ जो है, अल्कोहल प्रोहिबिशन की तरफ अगर ये कदम आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से माहौल भी बनता नजर आ रहा है, तो क्या जो रेस्टोरेंट मालिक हैं, जो होटल मालिक हैं, वो उस दिन के लिए तैयार हो सकते हैं जबकि शराब की बिक्री पूरी तरीके से बंद हो जाए लेकिन होटल और रेस्टोरेंट चलते रहें? देखिए, ये तो फैसला सरकार को करना होगा कि वो किस तरह का भारत हम सामने रखना चाहते हैं।
आजकल दुबई में और भी इस्लामिक मुल्क हैं जहाँ पे शराब होटलों में मिलती है मगर बाहर दुकानों में नहीं मिलती। अगर सरकार ये चाहती है कि बिल्कुल ही बैन हो जाए तो उसको बिल्कुल बैन करने का उसको अधिकार है, वो अपने पार्लियामेंट में करके प्रोहिबिशन लागू कर सकती है। अगर वो चाहती है कि दुकानें बंद हों और सिर्फ होटलों में और रेस्टोरेंट में अलाउ हो तो ये भी हो सकता है। ये तो सरकार पर निर्भर है। हम चाहते हैं कि हमें सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। अगर ये ना हो कि कुछ को अलाउ हो कुछ को ना हो, अगर है तो हमारे होटल और रेस्टोरेंट सबको होना चाहिए, और नहीं है तो सबको बंद कर दीजिए आप। अगर आपने सबको बंद कर दिया तो पूरे देश में बंद हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो साफ तौर पर ये बहस अभी फिलहाल किसी दिशा में जाती हुई महसूस नहीं हो रही है। फिलहाल देखना ये होगा कि सरकार का अब अगला कदम क्या होता है, राज्य सरकारों के पास क्या विकल्प हैं, ये भी महत्वपूर्ण बात है। उनमें से एक विकल्प का उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की है कि डी नोटिफाई कर दिया है जो हाईवेज हैं उनको, लेकिन क्या ये कोई लंबे वक्त के लिए लॉन्ग टर्म ये कोई सोल्यूशन हो सकता है, क्या ये कोई समाधान है, ये भी देखना महत्वपूर्ण है। सरकार इस मामले पर क्या कदम उठाती है, केंद्र सरकार खासकर, ये देखना भी दिलचस्प होगा। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।